नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे क्रॉपिंग सिस्टम का। जो अपना टॉपिक चल रहा है उससे आगे वाले टॉपिक पे। सिलेक्शन सीरीज में हमने जनरल एग्रीकल्चर करवा दिया, एग्रोनॉमी स्टार्ट किया है। एग्रोनॉमी में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप और उसके बाद अपन क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न को देख रहे हैं। ये क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न का लास्ट क्लास है। इसके बाद फिर अपन स्टार्ट करेंगे टीलेज या फिर सोइंग इट्स मेथड स्टार्ट करेंगे। दोनों में से कोई एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कमेंट में बता दीजिएगा कि दोनों में से आपको कौन बढ़िया है सबसे पढ़ने में। हालांकि दोनों टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि पहले ये बता दीजिए तो पहले ये बता देंगे। दूसरी चीज़ है कि जो वीडियो अपलोड नहीं हो रही है इसके लिए सॉरी, चूँकि डेली बेसिस पे हमने बोला था वीडियो अपलोड करने का। हमने ये भी बोला था कि अगर डेली बेसिस पे नहीं हुआ तो अल्टरनेट फॉर्म पे अपलोड कर देंगे, लेकिन अकेले होने के कारण से चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही और टाइम नहीं मिलने से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी भी तरह करके समय निकाल कर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पेड लेवल के कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, और एक दो दिन लेट भी हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रीवियस क्लासेस को क्या करना है, देखना है और उससे रिविज़न करना है। और इतना मान के चलिए कि एग्ज़ाम से पहले तक हम सारा सिलेबस करवा देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले तो एग्रोनॉमी को कंप्लीट करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि हम रेगुलर नहीं हो पाते हैं और डेली बेसिस पे वीडियो नहीं जा पाती है, बट कोशिश करेंगे कि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिल जाए। इससे पहले हमने जो वीडियो डाली थी उसमें एमसीक्यू बेस्ड वीडियो डाली थी, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेंगे, चूँकि वो वीडियोज जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने लाया है ताकि आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं वो हेल्प करे। अब देखो, आज का जो टॉपिक है, हमने क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न को पढ़ लिया है। और हमने क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम क्यों करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, कितने टाइप्स है, उसके अंदर के कितने टाइप्स है, ये तमाम बातें हमने पिछली क्लास में कर लिया था। लैंड इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में भी बात कर लिया था। उसके बाद एलईआर कैसे निकालते हैं आपको क्वेश्चन भी दे दिया था। क्रॉप रोटेशन हमारा चल रहा था और क्रॉप रोटेशन से हम आगे कंटिन्यू करने वाले थे। हालांकि क्रॉप रोटेशन थोड़ी बहुत बताया भी था आपको कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है और क्रॉप रोटेशन का क्या प्रिंसिपल होता है। देखो, जब भी अपन क्रॉपिंग सिस्टम और पैटर्न को पढ़ते हैं तो तीन चीज़ों को हम बहुत बढ़िया से और क्लियर करके चलते हैं। पहले क्रॉपिंग सिस्टम, फिर पढ़ते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, फिर पढ़ते हैं हम क्रॉप रोटेशन। अगर सीक्वेंस वाइज चले तो एक क्रॉप रोटेशन होता है, फिर पैटर्न होता है, फिर हमारे पास सिस्टम होता है। इन तीनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। आपको हमने फ़र्क बताया ही है। क्रॉपिंग पैटर्न एक प्लानिंग होता है, जबकि क्रॉपिंग सिस्टम उस प्लानिंग में होने वाली जितने भी रिसोर्सेस यूज होगा वो क्रॉपिंग सिस्टम कहलाएगा। क्रॉप रोटेशन अब पढ़ रहे हैं। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि क्रॉप को रोटेट करना। बस लैंड इज फिक्स, क्रॉप आर रोटेटेड। इससे रिलेटेड एक और टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं लैंड रोटेटेड, जो हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, एग्रो फॉरेस्ट्री में या फिर टाइप ऑफ फार्मिंग में हम पढ़ते हैं। हालांकि उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। हम उन बातों को चर्चा करेंगे जो क्रॉपिंग रोटेशन से रिलेटेड है। देखो, क्रॉपिंग रोटेशन पहले सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत क्यों है। क्रॉपिंग रोटेशन जरूरी है हमारे मिट्टी के लिए, क्रॉपिंग रोटेशन है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्रॉपिंग रोटेशन जरूरी है हमारे यील्ड प्रोडक्शन के लिए। अब कैसे क्रॉपिंग रोटेशन किसी भी यील्ड को इफेक्ट करता है, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि क्रॉपिंग रोटेशन होता क्या है। देखो, क्रॉपिंग रोटेशन से खुद ही बता रहा है। क्रॉप रोटेशन जिसे हम फसल चक्र कहते हैं, चक्र मतलब एक चक्र की तरह चलना। मान लो कि कोई आपके पास जमीन है, क्या है, मान लेते हैं कि आपके पास 10 हेक्टेयर का ये जमीन है। इसमें आपने पहला जो सीजन था खरीफ का, उसमें आपने खरीफ सीजन क्रॉप लगा दिया। फिर रबी का सीजन आया तो रबी सीजन आपने लगा दिया। फिर जायद का सीजन आया तो आपने जायद का क्रॉप लगा दिया। ये क्या हुआ, एक रोटेशन की तरह चल रहा है। अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जो सीजन आपने खरीफ में इस बार लगाया है, अगली बार खरीफ में वो सीजन में क्रॉप वो नहीं लगाएंगे। आप क्रॉप को रोटेट कर देंगे, बदल देंगे। जैसे मान लो कि अभी आपने क्या लगा दिया, अभी आपने इस खरीफ सीजन में उसमें राइस लगा दिया। अगला जब खरीफ सीजन आएगा तो उसमें राइस नहीं लगा के आप दूसरा कोई क्रॉप लगाएंगे खरीफ का। या फिर जैसे ही खरीफ समाप्त होगा रबी में आप दूसरा क्रॉप लगा देंगे। जैसे मान लो कि आपने सीरियल्स लगा लिया, तो रबी में फिर सीरियल्स नहीं लगा के आप रबी में लेग्यूम्स क्रॉप लगा सकते हैं, जो नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है। क्योंकि प्रीवियस जो हमारे पास क्रॉप है उसने नाइट्रोजन अपटेक कर लिया है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। जैसे आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि क्रॉप रोटेशन को कितना इजी वे में समझाया गया है। जैसे आप देखेंगे तो मान लेते हैं कोई फील्ड है जहाँ पे आपने पोटैटो फैमिली यानी कि सोलेनेसी फैमिली का क्रॉप आपने लगा दिया। टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल
ये लगा दिया आपने। फिर जब अगला सीजन आ रहा है तो लेग्यूम्स क्रॉप आपने लगाया, जैसे कि बीन्स है वो लगा दिया आपने। फिर जब अगला सीजन आ रहा है तो उसमें ब्रेसिक ऐसी फैमिली क्या लगा दिया, जिसमें कैबेज आ गया, कॉलीफ्लावर, कुल क्रॉप्स लगा दिया। फिर रूट क्रॉप लगा दिया। इस तरह से आपने क्रॉप को क्या किया, रोटेट कर लिया कि इस सीजन में हम एक ऐसा क्रॉप लगाते हैं जो नाइट्रोजन ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिसे एक्जोस्टिक क्रॉप कहते हैं। फिर आपने दिमाग लगाया कि अगले सीजन में हमारे पास एक ऐसा क्रॉप लगाते हैं जो नाइट्रोजन को भी मिट्टी में फिक्स करके जाएगा। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। अब देखो, क्रॉप रोटेशन का जो समय होता है, मतलब चीज़ें होती है, उसका एक अपना प्रिंसिपल होता है। क्रॉप रोटेशन का क्या होता है, एक अपना प्रिंसिपल होता है। जैसे कि सैलो रूटेड के बाद हम डीप रूटेड क्रॉप लगाएंगे। सैलो रूटेड के बाद डीप रूटेड लगाने का क्या मतलब है कि सैलो मतलब ऊपर वाले जो न्यूट्रिएंट उसने अपटेक कर लिया है, तो जब दूसरी बार क्रॉप लगेगा तो वो डीप रूटेड होगा, तो उसका रूट अंदर तक जब पेनिट्रेट करेगा तो अंदर का न्यूट्रिएंट लेगा। तो इस तरह से करके न्यूट्रिशन में किसी प्रकार की कमी, डिफिशियंसी देखने को नहीं मिलेगी, और प्लांट एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। फिर वहां से हमारा प्रोडक्शन भी सही सलामत हो जाएगा। हाई न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्रॉप के बाद हम लो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्रॉप देंगे, क्योंकि पहले जो हमने क्रॉप दिया है वो नाइट्रोजन को क्या किया है, एब्जॉर्ब कर लिया है, या न्यूट्रिशन हमने ज़्यादा दे दिया तो वो क्रॉप न्यूट्रिएंट ज़्यादा ले पाया है। लेकिन फिर अगर हम न्यूट्रिएंट ज़्यादा देंगे तो मिट्टी का उर्वरा शक्ति भी समाप्त हो जाएगा, और उसके साथ साथ जब हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अपटेक करेंगे तो पॉल्यूशन भी होगा, इन्वायरमेंटल भी अफेक्ट पड़ेगा, और उसके साथ साथ क्रॉप को भी नुकसान करेगा। तो इस केसेस में हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप रोटेशन में एक हाई न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप के बाद हम जस्ट कौन सा यूज करते हैं, लो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट क्रॉप यूज करते हैं। उसके बाद मोर एग्जॉस्टिव क्रॉप के बाद हम लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप यूज करते हैं। अब इसी बात है, न्यूट्रिएंट के बारे में आपने समझ लिया। हाई वाटर रिक्वायरमेंट के बाद लेस वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप यूज करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो अगला क्रॉप है वो हमेशा लेग्यूम्स क्रॉप होना चाहिए, ना कि वो सेमी फैमिली का और सेमी जैसा नेचर का क्रॉप होना चाहिए। अगर कोई एग्जॉस्ट क्रॉप है, एग्जॉस्टिव क्रॉप है, तो फिर एग्जॉस्टिव क्रॉप मत लगाओ, क्योंकि उसने नाइट्रोजन पहले से क्या कर लिया, एग्जॉस्ट कर लिया। फिर बाद में आपको लेस एग्जॉस्टिव क्रॉप लगाना है जो नाइट्रोजन को क्या करेगा, अपटेक कर देगा, मतलब नाइट्रोजन को न्यूट्रिएंट को क्या करेगा, कम एग्जॉस्ट करेगा, और नाइट्रोजन भी फिक्स करके जाएगा। दूसरी चीज शुड बी ग्रो डिफरेंट नेचर ऑफ क्रॉप, जैसे कि पेस्टिसाइड का अटैक रुक जाए, इंसेक्ट का अटैक रुक जाए, तो आप अलग अलग नेचर के क्रॉप को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई इंसेक्ट, अगर उसको उस नेचर का क्रॉप नहीं मिला तो वो इंसेक्ट जो है वहां से हट जाएगा। तो इस तरह से करके हम अलग अलग नेचर के क्रॉप भी यूज कर सकते हैं। सेम फैमिली का नहीं होना चाहिए, डिफरेंट फैमिली का होना चाहिए जो सक्सेशन है, बिकॉज ये क्या करता है, अल्टरनेट होस्ट की तरह काम कर देता है। जैसे मान लो कि वीट में कोई डिजीज लगता है, अगर बार्ले लगा देते हो तो वो अल्टरनेट होस्ट की तरह काम कर लेगा, तो उससे पेस्ट हमारा कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इस केसेस में हमें क्या करना है, हमें सेम फैमिली का क्रॉप नहीं लगाना है। उसके साथ साथ 3 से 4 सीजन क्रॉप रोटेशन करते हैं तो अल्टीमेटली हम पाते हैं कि हमारे पास इंसेक्ट और पेस्ट जो है वो कंट्रोल हो चुका है। तो ये कुछ प्रिंसिपल है जो आपको थोड़ी सी ध्यान रखना है क्रॉप रोटेशन करते समय। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड बातें आ जाती है कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी क्या होता है। देखो, इंटेंसिटी सबसे पहले समझते होता क्या है। इंटेंसिटी का मतलब होता है कि जितना आपके पास जमीन है उसमें से आपने कितना यूज कर लिया, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। अब क्रॉप के रिस्पेक्ट में है तो क्रॉप आपने लगा लिया, उसको आप क्या कहते हो, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कहते हो। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का मतलब है कि आपने कितना क्रॉप एक साल के अंदर में रोटेट किया है, और उससे उस जमीन का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है। इसी परसेंटेज, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को थोड़ा समझेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज कंसेप्ट लेकर चलेंगे। जितने भी क्रॉप आप रोटेट करोगे, तो अगर एक साथ 2 क्रॉप लगा रहे हो जिसे आप इंटर क्रॉप कह रहे हो, तो उसमें आप 1 क्रॉप काउंट करोगे। यानी कि जमीन पे जो जमीन आप यूज कर रहे हो, जो सीजन यूज कर रहे हो, उस पर सिर्फ 1 क्रॉप हो या 2 क्रॉप हो, उसे काउंट आप 1 क्रॉप करना है। इंटर क्रॉप में जैसे हम 2 क्रॉप लगाते हैं तो उसे काउंट हम कभी भी 2 क्रॉप नहीं करेंगे, एक ही क्रॉप करेंगे, क्योंकि एक ही जमीन पे लगा हुआ है, सेम पीसेस ऑफ लैंड पे लगा हुआ है। दूसरी चीज कि जो ग्रीन मैन्योर है, क्या है, ग्रीन मैन्योर है, या फिर ग्रासेस लगाते हैं, तो इसको आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ग्रीन मैन्योर आपको कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा है, आपको इनडायरेक्ट रूप से उस क्रॉप को हेल्प कर रहा है जो मेन क्रॉप लगा हुआ है। तो याद रखेंगे कि क्रॉप रोटेशन हो या क्रॉपिंग इंटेंसिटी हो, उसमें क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी में हम कभी भी लेग्यूम्स क्रॉप को काउंट नहीं करते हैं, लेग्यूम्स कह रहे हैं, सॉरी, ग्रीन मैन्योर्स को काउंट नहीं करते हैं। और दूसरी, इंटर क्रॉप में
हम कोशिश करते हैं कि एक ही क्रॉप को काउंट करेंगे, इंटर क्रॉप में हम दोनों क्रॉप को काउंट नहीं करेंगे। इस तरह से इफिशियंसी हमारा मिट्टी का ज़्यादा बता देगा और फिर हमें वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएगी इक्वेशन जो हमारे पास फार्मूला है वो निकालने में। अब जैसे CRI, अच्छा CRI लिखा हुआ है जिसे क्राउन रूट इनिशिएशन भी आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो टॉपिक नहीं है। यहाँ पे टॉपिक है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी का एक फार्मूला होता है जिसे हम कहते हैं नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन। नंबर ऑफ क्रॉप इन रोटेशन का मतलब है कि जैसे मान लो कि आपने साल में रोटेशन किया, 3 रोटेशन आपने कर लिया, तो कितना क्रॉप लगाया आपने? 3 क्रॉप लगाया। और कितने साल में किया, इसको जब आप अनुपात निकालते हैं, इसका जो रेशियो निकालते हैं, इसी को कहते हैं क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। That means number of crop in crop rotation and number of year in the crop rotation। क्रॉप रोटेशन के दौरान आपने कितना साल लिया और क्रॉप रोटेट आपने कितना किया, और इसी के अनुपात को हम क्या कह देते हैं? क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कह देते हैं। और परसेंटेज में निकालना है तो इसे 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, यानी कि 100 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब आपके स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रही होगी जहाँ पे आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है, जितना भी एग्जाम्पल दिख रहा है उस एग्जाम्पल के अनुसार से बताना है कि इस जमीन का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना, क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी कितना है, क्योंकि हमें रोटेट करना है। अब जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, मूंग हो गया, तो क्रॉपिंग रोटेशन आपको 2 ही केस में याद हो सकता है, मतलब निकल सकता है। पहला केस तो आपको सीजन का क्रॉप याद होना चाहिए कि कौन सा क्रॉप किस सीजन में ग्रो करते हैं, पहली चीज़। दूसरी, इसकी प्रिंसिपल याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल में क्या था तो हमने आपको बताया ही है। उसके साथ साथ इसके फीचर्स के बारे में भी याद रखना है, इसके रूल्स रेगुलेशन के बारे में भी याद रखना है। रूल ये है कि अगर आप 2 क्रॉप एक ही सीजन में लगा रहे हैं, एक ही फील्ड में लगा रहे हैं, तो उस फील्ड में एक ही क्रॉप को काउंट करना है, ना कि दोनों क्रॉप को काउंट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ग्रीन मैन्योर्स लगाएंगे तो मैन्योर्स को आप काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैन्योर्स हमें प्रोडक्शन देकर नहीं जाती है, वो इनडायरेक्ट रूप से, या आप कह सकते हो कि किसी भी फॉर्म में मेन क्रॉप को प्रॉफिट दे रही है। तो अगर इस तरह से ग्रीन मैन्योर निकालेंगे तो अपना इफिशियंसी ज़्यादा बताएगा, लेकिन वो एक्चुअल में इफिशियंसी कम हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल्स हम समझे, तो ईयर तो आपको याद रखना है, और उसके साथ साथ कौन सा क्रॉप कौन सा सीजन से है। इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये भी समझना है कि जो भी क्रॉप है पहला खरीफ से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? खरीफ से स्टार्ट होगा। तो मानते हैं राइस खरीफ, मतलब खरीफ का क्रॉप है, वीट रबी का क्रॉप है, मूंग हम जायद में भी लगा सकते हैं, लगाते भी हैं। तो हमारे पास 3 क्रॉप है, 3 क्रॉप हम ले लिए हमने, और तीनों सीजन का हमने यूज कर लिया। यानी कि ऊपर हम क्या लिख देंगे? क्रॉप रोटेशन इन रोटेशन, यही है नंबर ऑफ क्रॉप इन क्रॉप रोटेशन। दूसरा, नंबर ऑफ ईयर इन क्रॉप रोटेशन, तो 1 साल, चूंकि रबी खरीफ जायद, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो 100 को हम कटाएंगे 100 से, तो 300 ये हमने फील्ड का यूज कर लिया। डैट मीन्स एक साल के अंदर में एक सीजन में 100%, एक सीजन में 100%, एक सीजन में 100%, जितना हमारे पास जमीन था उतना हमने बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। तो ये बताता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। दूसरी चीज़ सोयाबीन, फिर हमने बताया खरीफ से स्टार्ट होगा, रबी और उसके साथ साथ बारले। अब यहाँ पे ट्विस्ट है, रबी जो है, रबी का जो सीजन है वो वीट हो जाता है, उसमें बारले आ जाता है, ओट हो जाता है, और चिकपी आ जाता है, जिसे ग्राम कहते हैं। हालांकि ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, उड़द जो होता है वो खरीफ का है, कभी कभी जायद में भी यूज करते हैं, लेकिन रबी में याद रखेंगे चिकपी अकेला रबी में आता है पल्सेस। तो चिकपी जिसे हम ग्राम के नाम से भी जानते हैं, जो 2 प्रकार का होता है, काबुली चना और देसी चना, हालांकि उस पर हम बात बाद में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास एक तो ये खरीफ हो गया और एक हमारे पास रबी हो गया। अब रबी और खरीफ हो गया तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम 4-4 मंथ का तो 8 मंथ काउंट कर लेंगे, नहीं, 1 साल काउंट करेंगे। तो 1 साल तो नंबर ऑफ ईयर्स हो गए इन क्रॉप ड्यूरेशन में, लेकिन क्रॉप हमने कितना लिया? तो क्रॉप हमने 2 ही क्रॉप लिया है। कैसे? एक तो सोयाबीन हमने लिया, उसके साथ साथ वीट लिया। हमने इंटर क्रॉप के साथ में, इंटर क्रॉप के बेसिस पे हमने बारले और चिकपी को लगाया है। तो इस बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि हमने 3 क्रॉप लिया है, हमने 2 ही क्रॉप लिया है। तो 2 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 200। तो हमने अपने ज़मीन का कितना यूज़ किया? 200% यूज़ किया। फिर उसके बाद सोयाबीन, और उसके साथ साथ हमारे पास क्या हो जाएगा? लेट पोटैटो हो जाएगा। अच्छा, सोयाबीन से बढ़िया होगा यहाँ पे हम शुगर केन को ऐड कर लेते हैं। किसको ऐड करते हैं? शुगर केन को। अब शुगर केन 1 साल का सीजन का क्रॉप है,
तो उसे 1 साल हम ले लेते। अब लेट जो खरीफ है ये मतलब लेट जो पोटैटो है ये खरीफ का सीजन है, तो 1 साल और खरीफ ले लिया आपने तो 2 साल हो गया। तो 2 साल के अंदर में 2 क्रॉप लिया तो इसका भी क्या हो जाएगा इंटेंसिटी। तो हम मानते हैं कि हमने यहाँ पे बनाकर देख लेते हैं, 2 क्रॉप लिया 2 सालों में लिया करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50 50 दूना 100, यानी कि 100% हमने अपनी ज़मीन को क्या किया यूटिलाइज किया। इस बात को याद रखें। बाकी का जो 3 ऑप्शन बच रहा है ये आपके लिए है, आप इसको बनाइएगा जरूर। क्या आंसर है कमेंट बॉक्स में आकर बताना है। वीडियो को अभी पॉज कीजिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है अभी कमेंट में अपना जो भी डाउट है वो लिखिए, उसके साथ साथ आप इसका आंसर भी लिखना है। क्लियर है। चलिए अब कुछ क्रॉपिंग रोटेशन जो है अलग अलग बेसिस पे इसको अलग अलग भागों में क्लासिफाई कर दिया गया है। जैसे टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बेसिस पे कि 1 साल के क्रॉप की अगर हम रोटेशन की बात करें, जैसे मान लो कि राइस है हमने खरीफ में लगाया, व्हीट है रबी में लगाया, 1 साल हुआ 2 क्रॉप लिया, कितना इंटेंसिटी हो गया 200 हुआ। उसी तरह से खरीफ रबी, उसी तरह से खरीफ रबी, उसी तरह से खरीफ रबी। क्लियर है। तो इस चीज को हमें क्या करना है याद रखते हुए चलना है, बना लेना। कोई भी डाउट है कमेंट कर देना। अगला जो हमारे पास है ये है टाइप ऑफ क्रॉपिंग रोटेशन या क्रॉप रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग के बेसिस पे पूछा जा रहा है कि इंटरक्रॉपिंग के बेस पे और मिक्स क्रॉपिंग। तो हम सब जानते हैं यार मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सीडों को मिक्स कर देना और एक बिना किसी रो के साथ लगा देना, मिक्स क्रॉपिंग कहलाएगा। अगर आप सीड भी मिक्स नहीं करते हो तो बिना किसी रो के 2 या 2 से क्रॉप आप आपस में लगाते हो तो उसे आप कहते हो मिक्स क्रॉपिंग। तो इसके बेसिस पे फिर हमने बताया प्रिंसिपल में या फिर रूल एंड रेगुलेशन में कि आपको इंटरक्रॉपिंग को इंक्लूड नहीं करना है, सिर्फ एक क्रॉप इंक्लूड करना है। जैसे आज हम समझाते हैं, मेज है खरीफ सीजन का है लेकिन ग्रीन ग्राम भी हमारे पास कैसा है खरीफ का है, तो हमने दोनों को एक साथ लगाया है, डेट मीन्स इंटरक्रॉपिंग हमने किया है। और जब हम इंटरक्रॉपिंग करते हैं या इंटरक्रॉपिंग हमने किया है तो उसमें हम कहीं से भी इंटरक्रॉपिंग वाले क्रॉप को ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे पास सीजन तो कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा लेकिन क्रॉप 2 हो जाएगा। उसी तरह से वीट हो गया, उसके साथ साथ कॉटन और उसके साथ साथ हमने टील को भी लगा लिया। तो इंटरक्रॉपिंग के बेसिस पे लगाया तो ये भी सीजन क्या हो जाएगा 1 साल हो जाएगा, 1 साल। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें हमारे पास अच्छा 1 साल कैसे, चूंकि हमने इसमें लगाया वीट को हम खरीफ में लगाएंगे तो 1 साल तो होगा ही होगा। क्लियर है। उसी तरह से कॉटन और टील को हम जब लगाएंगे जिसम शीशम कहते हैं, सिसम कहते हैं, तो वो भी 1 साल का होगा। वीट एंड मस्टर्ड हमने लगा लिया, चूंकि वीट रबी का है उसके बाद खरीफ आ जाएगा तो ये भी 1 साल हो गया। कितना हो गया हमारे पास 1 साल हो गया। अब इसके क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात करें तो नंबर ऑफ क्रॉप देखना कितना है। नंबर ऑफ क्रॉप एक तो ये हो गया चूंकि हमें इंटर क्रॉप को नहीं जोड़ना है। दूसरा क्रॉप हमारे पास ये हो गया, दूसरा क्रॉप क्या हो गया ये हो गया। और तीसरा हमारे पास क्या हो गया वीट एंड मस्टर्ड हो गया। ठीक है। अब 3 हमारे पास सीजन हो चुका है, 3 साल हो चुका है और क्रॉप हमारे पास कितना है, तो क्रॉप हमारे पास 1 2 3 और 4 है। कितने हैं 4 हमारे पास क्रॉप है। तो इस बेसिस पे हम क्या कहेंगे, इसको गौर से देखना। इस बेसिस पे हम क्या कहेंगे, इस बेसिस पे हम कहेंगे कि हमारे पास 4 क्रॉप है। अच्छा सीजन कितना है या ईयर कितना है, तो 3 है और उसको हम 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको देखते हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है। चलिए देखिए मेज खरीफ का है, ग्रीन ग्राम ये भी खरीफ का है तो इसी के साथ में वीट हम ऐड कर लेते हैं तो ये राइस का है। कॉटन और लिनसीड की बात करें तो ये हमारे पास लिनसीड कह रहे हैं टील की अगर हम बात करें तो ये भी 1 साल देकर जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर हम फिर बात करते हैं वीट जो अगला साल आ जाए, हाँ तो ठीक है यहाँ पे 2 है तो 3 आप कर लेंगे और जितना आंसर आएगा उस वो हमारा राइट आंसर हो जाए। अगले नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर ऑफ क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो ऑन द टाइप ऑफ ग्रीन मैन्योर के बेसिस पे जो हमें ऐड करना ही नहीं है। देखो जैसे राइस है खरीफ में लगा लिया हमने, राइस को हमने किस में लगा लिया खरीफ में लगा लिया। मस्टर्ड को हम रबी में लगा लेते हैं, या फिर हम ऐसे करते हैं कि हमारे पास राइस भी है मस्टर्ड भी है और ढैंचा भी हमने लगा लिया, 3 क्रॉप लगा लिया 1 साल है। हम ऐड ये दोनों को नहीं करेंगे तो हमारे पास 1/1 यानी कि 1/1 यानी कि 1/1 यानी कि 100% हमने यूज किया अपने जमीन को। यहाँ पे कॉटन हम लगाते हैं, कॉटन के साथ ढैंचा लगाते हैं।
तो कॉटन किसका सीजन है, तो खरीफ का है। फिर राइस लगाएंगे और फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, तो एक तो कॉटन जब हमने लगाया तो वो 1 साल हो गया। अब राइस फिर व्हीट फिर 1 साल हो जाएगा, तो 2 साल 4 क्रॉप। तो 4 क्रॉप में हमको ढैंचा ऐड नहीं करना, चूंकि हमने प्रिंसिपल में बताया कि ग्रीन मैन्योर ऐड नहीं करना होता। तो 3 क्रॉप 4 साल है, 100, 25, 75, 750% हमने यूज किया अपने जमीन का। उसी तरह से ये है, आप बना के आइएगा जरूर। चलिए, टाइप ऑफ क्रॉप रोटेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोडर क्रॉप एंड ग्रासलैंड। फोडर क्रॉप और ग्रासलैंड के बारे में, तो ग्रासलैंड को भी यूज नहीं करना है। जैसे कि राइस लगाया हमने, क्या लगाया, राइस लगाया और बरसीम लगाया, तो ये ग्रासलैंड है, फोडर क्रॉप। उसके बाद कॉटन लगाया और फोडर क्रॉप लगा दिया, तो 2 साल है हमारे पास। यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास 2 क्रॉप हो जाएगा। ग्रासलैंड को हम यूज नहीं करते हैं, तो राइस और मेज भी लगाया तो 2 साल हो गया हमारे पास। राइस भी खरीफ का है, फिर अगला साल हमने मेज खरीफ में लगा दिया। तो इसी तरह से इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बना के आना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना। ऑन द बेसिस ऑफ शुगर केन के बेसिस पे बात करेंगे, तो हम सब जानते हैं कि शुगर केन जो होता है ये 1 साल के प्लांट होते हैं, या 1 साल लगता है इनमें, तो 1 साल तो अकेला इन्होंने यही ले लिया। अब शुगर केन का भी अलग अलग स्पीसीज है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। एक साली होता है हमारे पास, जो विंटर क्रॉप जिसे कहते हैं। ये यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, यूके। यूके मतलब वो मत समझिएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके मतलब उत्तराखंड। उसके बाद एमपी। यहाँ पे देखेंगे तो जो एक साली होता है वो नवंबर दिसंबर में प्लांटिंग किया जाता है। हार्वेस्टिंग की बात करें, सितंबर से अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करते हैं, सितंबर से दिसंबर में हार्वेस्टिंग करते हैं। और क्रॉप ड्यूरेशन की बात करें तो 1 साल या 6 से लेकर 12 मंथ तक होता है, तो 1 साल ही होता है। अर्धसाली का मतलब होगा 18 मंथ, यानी कि 1 साल और उसके साथ साथ 6 मंथ, तो 18 मंथ हो जाएगा अर्धसाली, यानी कि एक कंप्लीट और एक हाफ। तो हमारे पास इसे रेनी सीजन और साउथ इंडिया में ज़्यादा ये ग्रो होता है। जून जुलाई में इसका सोइंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं। सोइंग क्या करेंगे, प्लांटिंग करेंगे। और उसके साथ साथ हार्वेस्टिंग की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर में करते हैं। 18 मंथ का होता है, तो 16 से 18 मंथ का ये। अब इसलिए हम बता रहे हैं शुगर केन की, क्योंकि इस बेसिस पे हम अपने क्रॉप रोटेशन को, क्रॉप इंटेंसिटी को अच्छे से निकाल सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रेट्यून क्रॉप। रेट्यून क्रॉप साल में, देखो शुगर केन से ना 2 ही बार रेट्यूनिंग ले सकते हैं। एक बार तो मेन प्रोडक्शन ले लिया, 2 बार एक्स्ट्रा में ले लिया। इसके बाद लोगे तो फिर गन्ना में जो शुगर का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। तो रेट्यून क्रॉप जो नॉर्थ इंडिया, जैसे कि बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, पाइनएप्पल हो गया, देसी कॉटन हो गया, ओकरा हो गया और ब्रिंजल हो गया। शायद आपको इन नामों में से कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होगा कि ये भी रेटूनिंग क्रॉप के रूप में जाना जाता है, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। तो ये अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, सितंबर अक्टूबर में काटते हैं, 1 साल का होता है। प्री सीजन की बात करें जो महाराष्ट्र और गुजरात में होता है वो अगस्त से सितंबर होता है। सितंबर से अक्टूबर इसे हार्वेस्ट किया जाता है। और इसका ड्यूरेशन की बात करें तो 14 से 15 मंथ होगा। अब ड्यूरेशन बताने का मतलब है कि आपसे पूछा जा सकता है कि एक साली के लिए आपसे पूछा जा सकता है, रेटून क्रॉप के लिए आपसे पूछा जा सकता है, प्री सीजनल के लिए। तो जैसे ही अर्धसाली वहाँ पे लिखा होगा उससे 2 साल हम काउंट कर लेंगे। कितने काउंट करेंगे, 2 साल। यहाँ पे इसीलिए हमने शुगर केन के बारे में आपको बताया था कि शुगर केन के बेसिस पे भी आप क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। अब जैसे कि राइस है तो खरीफ का है, अब शुगर केन है तो ये भी खरीफ का है, लेकिन ये 1 साल लेकर चला जाएगा। ग्राम है तो ये किसका है, रबी का है। तो 1 और 1 2, तो 2 साल हो गया। और 2 साल हो गया, 3 क्रॉप हमने ले लिया, तो 3 क्रॉप को 2 साल से भागा दो, जितना आएगा उतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो 2 बार हम क्या करते हैं, रेट्यून ले सकते हैं आफ्टर कटिंग या आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्राइमरी शुगर केन। क्लियर है। तो 2 इक्वेशन जो 2 एग्जाम्पल है आपको बना के आना है, ये हमने बता ही दिया आपको। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पे। और पूछा भी जाता है कि इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है। अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी को निकालने इससे पहले में 2 चीज़ें ना बहुत बढ़िया से पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये है ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या है और नेट सोन एरिया क्या है। दोनों में आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाएंगे, हालांकि मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने अगर पढ़ा होगा तो इन दोनों में कंफ्यूजन जैसी कोई बात है भी नहीं। लेकिन फिर भी अक्सर हम कंफ्यूज जाते हैं जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं या फिर पहली बार उसे देख रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये क्या है। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, समझना है चीज़ों को। ना समझ में आए एक बार और देखना इस वीडियो को, इससे भी नहीं समझ में आया खुद से हाथ पर मारना, लेकिन एटलीस्ट समझ कर जाना जरूर। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा, उससे पहले 2 टॉपिक, क्रॉप जो हमारे पास ग्रॉस क्रॉप एरिया है और नेट सोन एरिया।
मान लो कि आपने ऐसे हमें बताया कि हमारे पास 10 हेक्टेयर ज़मीन है। कितनी ज़मीन है? 10 हेक्टेयर। आपने बोला कि यार रबी में ना हम 9 हेक्टेयर यूज़ कर लेते हैं, खरीफ में फिर 10 का 10 भी यूज़ कर लेते हैं, जायद में हम कहाँ यूज़ कर पाते हैं, 3 हेक्टेयर यूज़ कर पाते हैं। टोटल आपके पास 10 हेक्टेयर था। आपने इस टोटल पूरे सीजन में कितना यूज़ किया? तो 9 और 10 19, 19 और 3 22, यही होता है। तो आपने 22 हेक्टेयर ज़मीन यूज़ कर लिया एक साल के अंदर में, लेकिन एक्चुअल में कितना है? 10। तो जो एक्चुअल में हमारे पास है उसे हम कहते हैं नेट सोइल एरिया, और जो हमारे पास है उसके उपयोग करके हम मल्टीपल टाइम्स यूज कर रहे हैं उसे हम कहते हैं ग्रोस क्रॉप एरिया। अब आपको ना इंडिया के ग्रोस क्रॉप एरिया, इरिगेशन एरिया, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, तो आपको एटलीस्ट तो पता होनी चाहिए। अब जैसे कि हमने बोला कि ग्रोस क्रॉप एरिया, तो इंडिया का ग्रोस क्रॉप एरिया है 219 पॉइंट समथिंग मिलियन हेक्टेयर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारे पास कि ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है, तो 229 मिलियन हेक्टेयर। दैट मीन्स कि हमने अपना जितने भी सोइंग वाले क्रॉप थे या नेट सोइन एरिया था उसमें से हमने इतना यूज़ कर लिया। तो नेट सोइन का मतलब क्या है कि भाई ये ज़मीन है हमारे पास और 10 हेक्टेयर, तो 10 का 10 हेक्टेयर जो है वो नेट सोइन एरिया हो जाएगा। वन टाइम की बात किया जा रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम की बात किया जा रहा है, दोनों में अंतर है। एक ही ज़मीन है, मल्टीपल बातें घुमा के कर रहे हैं, तो उसको हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहेंगे। अब इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग जो हमारे पास ग्रोस क्रॉप है वो 219 है। उसके बाद हमारे पास नेट सोइन एरिया 131 41 है, और कुल मिला के हमारे पास पूछे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, तो 155.69% है। डैट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका सर? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका मतलब हिंदुस्तान की जितने भी ज़मीन है उसमें से 155% वो यूज़ कर रहा है, बाकी का जो परसेंटेज 45% बच रहा है उसमें वो क्या कर रहा है, वो ज़मीन आपका वेस्ट जा रहा है, किसी भी मटेरियल में चला जा रहा है। तो ये इंडिया का क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे हम कि क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा, एक क्वेश्चन बना देते हैं, आप लिख लीजिए और बना के आइएगा। राम है जिसके पास 15 हेक्टेयर ज़मीन है, उसने खरीफ में यूज़ किया 15, रबी में यूज़ किया 14, और उसके साथ साथ जायद में यूज़ किया 15 ही मान लेते हैं। तो 15 15 30 और 30 और 10 40, 40 10 40 4 34, तो 34 हो गया। फिर से इक्वेशन याद करते हैं कि ग्रोस क्रॉप एरिया मतलब अभी बताया ना कि जितना क्रॉप हमने यूज़ किया है पूरे साल में। देखो हमारे पास 3 सीजन है, रबी, खरीफ और जायद। हालांकि जायद के बारे में बोला जाता है कि इसको ब्रेक देना चाहिए, चूंकि जितना काम किया उन्होंने उसको उनका रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर फर्टिलिटी रेट नहीं आ पाएगा, एनर्जी नहीं आ पाएगा। लेकिन हम बिहार वाले और भारत वाले हैं तो हम क्या ही बात मानेंगे। तो इंडिया वाले बात नहीं मानते, इनको लगता है कि ठीक है जैसे चल रहा है, जितना ज़्यादा हो सकता है मिट्टी से क्या कर लेंगे, न्यूट्रिएंट ले लेंगे। चूंकि फ्यूचर नहीं देखते हैं, ये प्रेजेंट देखते हैं। तो इस बेसिस पे हमने पास 3 सीजन है, 3 सीजन में हमने कितना किस ज़मीन का यूज़ कर लिया, और उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमको क्रॉपिंग इंटेंसिटी इतना है। अब इसी में थोड़ा सा समझते हैं कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी को कैसे निकाल सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लो राम है, 3 सीजन है, खरीफ, रबी, जायद। खरीफ में 87, 87 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। खरीफ में हम ले लेते हैं 20 हेक्टेयर, और राम के पास टोटल ज़मीन है 50 हेक्टेयर। 50 हेक्टेयर ज़मीन है, 20 हेक्टेयर किसी दूसरे ने खरीद लिया, या 20 हेक्टेयर पे किसी और कुछ और सोइंग कर दिया उन्होंने। और फिर बात हम करें कि 20 हेक्टेयर पे कुछ और सोइंग कर दिया रबी में, और जायद में 10 हेक्टेयर पे सोइंग कर दिया। टोटल मिलाकर उन्होंने सोइंग कितना किया, कितने एरिया में, 50 हेक्टेयर में। अब देखना यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ग्रोस लिखा गया, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में हमने क्या बताया आपको कि ग्रोस क्रॉप्ड या ग्रोस सोन एरिया बटा नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया और ग्रोस क्रॉप एरिया को देखते हैं। ग्रोस क्रॉप एरिया अभी कितना बताया हमने, 50। नेट कितना है, 50। 100 का 100 मल्टीप्लाई, दोनों से दोनों कट गया, कितना बच गया भाई, तो ये 1 से कटा। अच्छा इसको इस तरह से काट देते हैं 100, तो 100 पूरे ज़मीन का उसने यूटिलाइज बहुत अच्छे से किया है।
तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहेंगे। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा आई होप। नहीं भी क्लियर है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बताना जरूर, ठीक है। अब आपसे ना एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी, भारत में किस राज्य में फसल सघनता अधिक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अच्छा एक चीज और याद रखेंगे, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को ना हम इंटेंसिव फार्मिंग भी कहते हैं, अगर इम्प्रूवमेंट करना है तो याद रखेंगे पंजाब नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर 1 पे कौन है, तो हरियाणा है। याद रखेंगे कितना क्रॉपिंग इंटेंसिटी है पंजाब का, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, तो याद रखिएगा 196, हरियाणा का 188 है। आप सबसे आंसर है, क्वेश्चन है, आंसर देना है, बिहार का कितना है, उत्तर प्रदेश का कितना है, और साथ साथ राजस्थान और साथ साथ मध्य प्रदेश का कितना है। कल एक टेबल गूगल से या कहीं से भी बनाकर इस पे फोटो आपको डालना है ग्रुप पे। चलिए अब कुछ चीज़ें जो टेक्निकल है, एग्जाम ओरिएंटेड है और एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से पूछ लिया जाता है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक होता है क्रॉपिंग डेंसिटी। क्रॉपिंग डेंसिटी का मतलब होता है कि डिस्टेंस मेंटेन करना किसी दूसरे प्लांट के लिए, क्योंकि उसके प्लांट्स में कहीं ना पोलिनेशन ना हो जाए। जब भी हम सीड फॉर्मेशन करना होता है, सीड प्रोडक्शन लेना होता है, तो ये सारी चीज़ें हम याद रखते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट जो पर यूनिट एरिया लगा रहे हैं उसे हम क्रॉपिंग डेंसिटी कहते हैं। क्लियर है? इसमें डेंसिटी 3 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड क्रॉपिंग डेंसिटी होता है, एक हाई डेंसिटी क्रॉपिंग सिस्टम या प्लांटिंग होता है, एक लो डेंसिटी होता है। स्टैंडर्ड डेंसिटी का मतलब है कि सोइंग करते हैं या प्लांटिंग करते हैं किसी भी क्रॉप का एक स्टैंडर्ड डेंसिटी के साथ मेंटेन होना चाहिए। जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि मैंगो का जो स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो वो 10 बाई 10 है। 10 बाई 10 का मतलब है कि स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करना ही करना है आपको। एक होता है हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी का मतलब होता है मोर नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया देन स्टैंडर्ड डेंसिटी। हमें एक यूनिट ऑफ एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना है, उसे हाई डेंसिटी प्लांट कहते हैं। इसमें स्पेसिंग हम कम कर देते हैं। एक लो होता है लेस नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया में हम क्रॉप क्या लगाएंगे, बहुत कम लगाएंगे, तो इसे हम कहेंगे लो डेंसिटी प्लांट। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। देखो ये एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको ये बता दिया, एक बार और देख लेंगे। उसके बाद एक चीज होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी इज नथिंग, कुछ नहीं है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बताता है कि पर यूनिट एरिया में आपने कितना क्रॉप लगाया है। सिर्फ क्रॉप लगाना ये तो स्टैंडर्ड की बात हो गई, डेंसिटी की बात हो गई, लेकिन आपने एक्चुअल में कितना क्रॉप लगाया है कि भाई 5 बाई 5 पे आपने 10 क्रॉप लगा दिया, 10 बाई 10 में आपने 20 क्रॉप लगा दिया, तो वो जो इंडेक्स निकल के आता है कि हाँ रामू नाम के साइंटिस्ट ने इतना क्रॉप का इतना स्पेसिंग किया है, तो इसे हम कहेंगे क्रॉपिंग इंडेक्स। तो नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोइंग फॉर यूनिट एरिया, प्रति इकाई समय में उगाए जाने वाली फसल की संख्या क्या कहलाती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहलाती है। अब जो इस टॉपिक का लास्ट हमारे पास टॉपिक है, इस क्लास का लास्ट टॉपिक है, अच्छा लास्ट में बन के जाइएगा, कुछ वन लाइनर भी आपके लिए लाए हैं, जहाँ से कभी कभार वन लाइनर पूछ ले तो आप वहाँ पे भी फेल नहीं करेंगे। हालांकि कंसेप्चुअली बता रहे हैं तो आप कहीं पे भी फेल नहीं करेंगे। एक होता है हार्वेस्टिंग इंडेक्स। आपने जो भी क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न में सिस्टम को जो बैठा कर आपने क्रॉपिंग लगाया है, उसका क्या एडवांटेज हुआ, कितना हार्वेस्ट हुआ, ये चीज़ें भी जानना हमारी क्या है, फर्ज है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्रॉप रेशियो हार्वेस्टिंग। क्रॉप रेशियो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि क्रॉप का जो हार्वेस्ट होने वाला उसका क्या इंडेक्स है, कितना पार्ट हमें एक्चुअल में मिला है जिसको हम इकोनॉमिकल पार्ट के रूप में जानते हैं, और कितना बायोलॉजिकल जिसमें इकोनॉमिकल और उसके साथ साथ वेस्ट मटेरियल भी आता है। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी या हार्वेस्टिंग इंडेक्स को सबसे पहले हमें समझने के लिए एसिमिलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को समझना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, जिसमें CO2 और वाटर के साथ मिलकर सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ में क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, जो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करके रखता है। अब हार्वेस्टिंग इंडेक्स की बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है। तो याद रखेंगे हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा जो भोजन बन रहा है उस भोजन के बारे में या उस फूड के बारे में सारा स्टेटस बताना हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहलाता है। इसको हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स को कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहते हैं, कि कितना इफेक्टिवनेस में हुआ, कितना इफेक्टिव हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या बनाना है, भोजन बनाना है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स का मतलब होता है इकोनॉमिकल ग्रेन्स। इकोनॉमिकल ग्रेन्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिकल यील्ड या ग्रेन का मतलब है कि जो उससे हमें भोजन मिलता है या फिर पैसे मिलता है। जैसे मान लो कोई राइस है, तो इसके पेनिकल या फिर जो हमारे पास स्पाइकलेट है, इसको तोड़कर हम क्या करेंगे, या तो फीड में काम लेंगे, मतलब खाना में भोजन में
या फिर हम इसे सेल करेंगे। तो ये इकोनॉमिकल पर्पस हो गया। एक बायोलॉजिकल पर्पस होता है जिसमें ग्रेन्स और स्ट्रो दोनों बनता है। मान लो ये लीफ बन गया, तो ये तो खाते नहीं है लेकिन बना ही है ना इसका पार्ट में, इसका जो ये स्टेम है इससे भी तो बना है। तो इस दोनों के रेशियो को जिससे हम 100 से गुना कर देते हैं, इसको हम हार्वेस्टिंग इंडेक्स कहते हैं। हार्वेस्टिंग इंडेक्स 1962 और 63 के बीच में, हालांकि ये कहानी 1968 तक है, तो किसने दिया था? डोनाल्ड एस्ट ऑस्टिन ने दिया था। फिर हार्वेस्टिंग इंडेक्स को बहुत अच्छे से यूज किया किसने? एनी बोरलॉग साहब ने किया था, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, जिनको फादर ऑफ एवर ग्रीन जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कहते हैं। इंडिया में पूछे तो MS स्वामीनाथन। तो बर्गिस कुरियन ने बात, सॉरी बर्गिस कुरियन नहीं होगा, माफ कीजिएगा इसको, एनी बोरलॉग। बर्गिस कुरियन को तो हम मिल्क के फादर कहते हैं, यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कहते हैं। तो याद रखना है कंसेप्ट किसने दिया था, तो याद रखेंगे डोनाल्ड एफ ऑस्टिन ने दिया था। फिर इसे एनी बोरलॉग साहब ने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया और ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका काफ़ी योगदान है। अब जैसे यहाँ पे हार्वेस्टिंग इंडेक्स को देखोगे तो इसे कोफिशिएंट ऑफ इफेक्टिवनेस भी कहते हैं। SE जिसे कहते हैं, CE कहते हैं, यानी कि सिल्क सोर्स ऑफ, तो सीक एंड सोर्स गुने 100 को इफिशियंट एंड इफेक्टिवनेस बताता है। को इफिशियंट का मतलब क्या है कि सिंक और सोर्स। सिंक का मतलब होता है कि पार्ट ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस कितना हुआ, उसमें से एक्यूमुलेशन कितना हुआ है ग्रेन्स के रूप में, उसी को कहते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं बहुत इजी वे में, कि मान लो एग्जांपल के फॉर्म में कि टोटल कोई प्लांट है उसका बायोलॉजिकल यील्ड 1000 kg है और ग्रेन्स है उसका बायोलॉजिकल यील्ड 400 kg है। तो उस कंडीशन में हमें अगर हार्वेस्टिंग इंडेक्स निकालना है तो हम क्या बता सकते हैं कि 1000, अच्छा इकोनॉमिकल पार्ट ऊपर रखना है तो 400 अपॉन 1000 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो 40% इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स हुआ। डैट मीन्स कि अगर आप क्रॉप लगाते हो उसमें से 60%, जिसमें से 60% क्या हो जाता है, जिससे 60% वेस्ट मटेरियल में चला जाता है, 40% हमें क्या मिल पाता है, उससे हार्वेस्टिंग इंडेक्स मिल पाता है। इस बात को याद रखेंगे। हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्यों जरूरी है, तो ये क्रॉप की इफिशियंसी को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। बेटर वेराइटीज़ डेवलपमेंट जो साइंटिस्ट डेवलप करते हैं उनके लिए ज़्यादा यूज होता है। फार्मिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब सबसे लास्ट स्लाइड जो आपको याद रखने में बहुत काम आएगा और उसके साथ साथ एग्जाम में बहुत काम आएगा, उसको याद रखिएगा कि हार्वेस्टिंग इंडेक्स हर क्रॉप का अलग अलग होता है। इसको समझने का कोशिश सिर्फ हमें करना है। समझने का कोशिश में जैसे कि पोटैटो हो गया 0.82%, यानी कि 82%। वीट की अगर बात करते हैं तो 40%। फिर अगर हम बात करें राइस के बारे में तो 50%, और मेज के बारे में बात करते हैं तो 50। डैट मीन्स मेज से जो हमें हार्वेस्टिंग इंडेक्स आएगा वो 50% आएगा। इसी तरह से करके आपके पास सारी क्रॉप दिया हुआ है, तो याद रख लीजिएगा कि इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स क्या है। अब जैसे कि हमने क्रॉपिंग इंटेंसिटी को निकाला था तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको समझने वाली, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको डेटाबेस, जो आपको प्रैक्टिस में, जो आपको एग्जाम में कहीं हेल्प करेगा। उसमें यह है कि हमारे पास टोटल जोग्राफिकल एरिया कितना है, तो 318 पॉइंट समथिंग, इसे हम 329 मिलियन हेक्टेयर कहते हैं। टोटल जोग्राफिकल एरिया का मतलब है कि हमारे पास इतना ज़मीन है इंडिया के पास। उसके बाद इसमें से रिपोर्टेड जहाँ पे लैंड यूटिलाइजेशन हो रहा है, जहाँ का ज़मीन यूटिलाइज कर रहे हैं रहने में, खेती करने में, तो उसमें से कितना है, 310 मिलियन समथिंग हेक्टेयर है। नेट स्वेन एरिया हमने बताया ही था 141 होता है, और क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है ये आपको पता ही है। ग्रॉस क्रॉप एरिया 229 होता है, 19 होता है, ये भी हमने बताया था। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंडिया की बात करें तो 155 होगा। परसेंटेज ऑफ NCL यानी कि नेट स्वेन एरिया की बात करें तो 45% है। ग्रॉस क्रॉप एरिया की बात करें तो 68% है। नेट इरिगेशन एरिया की बात करें तो 75 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस इरिगेशन एरिया की बात करें तो 112 है। और कुछ चीज़ें हैं, हालांकि ये फर्टिलाइजर की बात है तो ये फर्टिलाइजर में हम देखेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वन लाइनर में है तो पढ़ लीजिए। हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजप्शन रेट जो है स्टेट या इंक्लूड इसमें यूटी को पेंडुचेरी। उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट फर्टिलाइजर 21 और 22 के स्टैटिक डेटा के अनुसार तो पंजाब दूसरे पहले नंबर पे है। ठीक है, कंजप्शन रेट पे ये यूटी को इंक्लूड किया गया है। स्टेट वाइज में पंजाब नंबर 1 पे है, यूटी वाइज में पेंडुचेरी नंबर 1 पे। ये वही पेंडुचेरी जहाँ पे केवी के 1974 में निर्माण हुआ था पहली केवी के। उसके बाद एवरेज फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इतना रेशियो है। मोस्ट डिमांडिंग फर्टिलाइजर इन इंडिया यूरिया है। हाईएस्ट पेस्टिसाइड जो कंजप्शन है महाराष्ट्र में। एग्रीकल्चर फैक्ट में और चीज़ें हैं। मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन ट्यूबवेल है। सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ कैनाल है। राजस्थान में याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया, सही बात है। स्मॉलेस्ट जोग्राफिकल एरिया गोवा है।
वर्ल्ड का एनुअल रेनफॉल 1000 है और इंडिया का एनुअल रेनफॉल 1194 है। बाकी ये चीज़ें क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इसको देखकर 3 से 4 क्लास या 5 क्लास जो भी क्लासेस है क्रॉपिंग सिस्टम का, उसको नोट्स बना लेनी है। साथ साथ अगर आपको लगे कि चैनल थोड़ा सा इफेक्टिव है तो सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के पास शेयर कर देना है और उसके साथ साथ डेली बेसिस पे क्लासेस अटेम्प्ट करना है। टेलीग्राम चैनल भी है तो आप डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को भी जोड़ सकते हैं और वहाँ से डेली बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। कोशिश करेंगे कि इसके बाद का जो भी क्लासेस है वो डेली बेसिस पे मिले, नहीं भी डेली बेसिस पे मिलेगा तो आप इतना याद जरूर रखिएगा, क्लासेस मिलेगा या एक दिन बाद हो या एक दिन पहले हो। बाकी जितनी भी चीज़ पढ़ाई गई है उसको पढ़ना है, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।